नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज हम भारत के सबसे बड़े नेताओं के बारे में ऐसी बातें सीखेंगे कि आप अपनी क्लास के सबसे समझदार बच्चे बन जाओगे। मैं आपको हर एक बात बहुत प्यार से और एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। भारत का जो शासन चलाने का तरीका है उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली कहते हैं। इसमें दो तरह के मुखिया होते हैं। पहले होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जिन्हें हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या डे जूर एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ नाम के मुखिया हैं। आप उन्हें घर के दादाजी की तरह समझ सकते हैं, जिनका नाम घर की नेम प्लेट पर होता है और सबकी इज्जत उन्हें मिलती है, लेकिन घर के बड़े फैसले वो खुद नहीं लेते। दूसरी तरफ होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जिन्हें रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसका मतलब है कि असलियत में सारी ताकत उन्हीं के पास होती है। वो घर के उस पिता की तरह हैं जो कमाते हैं और सारे फैसले लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, देश के मुखिया होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के मुखिया होते हैं। सरकार का मतलब वो मशीन जो देश के लिए स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनाती है। अब बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इतने ताकतवर क्यों होते हैं। उनकी एक स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा होती है। वो न केवल सरकार के बॉस होते हैं, बल्कि पार्लियामेंट, संसद में भी उनके पास बहुत बड़ी पावर होती है। इसी वजह से उन्हें पूरे यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका का सबसे शक्तिशाली इंसान यानी मोस्ट पावरफुल फंक्शनरी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें चुनता कौन है। हमारे संविधान के आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट, नियुक्त किया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे नियम की किताब कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि उन्हें कैसे चुनना है। इसके लिए हम कुछ पुराने नियमों और परंपराओं को मानते हैं, जिन्हें कन्वेंशंस कहा जाता है। नियम यह है कि लोकसभा में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें, बहुमत या मेजॉरिटी होती हैं, प्रेसिडेंट उसी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। कभी कभी चुनाव में ऐसा होता है कि किसी भी एक पार्टी को पूरी सीटें नहीं मिलती, जिसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत न होना कहते हैं। ऐसे समय में प्रेसिडेंट अपनी बुद्धि और पसंद का इस्तेमाल करते हैं, जिसे डिस्क्रेशन, स्वविवेक कहा जाता है। वो उस पार्टी के लीडर को बुलाते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हों, या फिर कई पार्टियां मिलकर एक ग्रुप बना लें, जिसे कोएलिशन, गठबंधन कहते हैं। प्रेसिडेंट उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास मत जीतना होगा। इसका मतलब है कि आपको संसद में साबित करना होगा कि ज्यादातर नेता आपके साथ हैं। ऐसी ताकत का इस्तेमाल सबसे पहली बार 1979 में तब हुआ जब प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने अपनी पसंद से चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर चुना था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय मोरारजी देसाई की जनता पार्टी गवर्नमेंट गिर गई थी और किसी के पास भी बहुमत नहीं था। तो छोटे उस्ताद, अब आपको समझ आया कि कैसे हमारे देश के सबसे बड़े लीडर्स चुने जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह समझाऊं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे चुनते हैं? नमस्ते, मैं आपका टीचर और दोस्त हूं। आज हम भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनने के नियमों को इतनी गहराई और सरलता से समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने आपकी दी हुई हर एक बात को बहुत ही आसान हिंदी में, सही व्याकरण, ग्रामर के साथ पैराग्राफ में पिरोया है। यहां आपका पूरा सबक, लेसन है। भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबसे पहली और जरूरी शर्त यह है कि उस व्यक्ति को पार्लियामेंट, संसद के 2 कमरों में से किसी एक का हिस्सा होना चाहिए। ये 2 कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हमारे कानून में एक बहुत ही दिलचस्प छूट दी गई है। अगर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत काबिल है, तो वो उसे बिना पार्लियामेंट का सदस्य हुए भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। पर यहाँ एक टाइम लिमिट है। उस व्यक्ति को कुर्सी पर बैठने के 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर या किसी भी तरह से पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा। अगर वो 6 महीने बीतने तक मेंबर नहीं बन पाते तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, वेकेट द ऑफिस।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण पीवी नरसिम्हा राव थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब वो संसद के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव जीता और अपनी जगह पक्की की। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी यानी डिस्क्रेशनरी पावर की। आमतौर पर प्रेसिडेंट वही करते हैं जो सब तय करते हैं, लेकिन अगर अचानक प्राइम मिनिस्टर की दफ्तर में रहते हुए मृत्यु डेथ इन ऑफिस हो जाए तो प्रेसिडेंट अपनी सूझबूझ से नया प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं। भारत में ऐसा पहली बार 1984 में हुआ था। जब उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब प्रेसिडेंट जियानी ज़ैल सिंह ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तुरंत राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। हालांकि यहाँ एक नियम यह भी है कि अगर मरने वाले नेता की पार्टी खुद ही अपना कोई नया लीडर चुन लेती है तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, उन्हें उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है जिसे पार्टी ने चुना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा लोगों द्वारा चुने गए सदन का ही नेता होता है, लेकिन सच ये है कि वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं। जैसे इंदिरा गांधी जब 1966 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तब वो राज्यसभा की सदस्य थीं। इसी तरह आई.के. गुजराल 1997 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 भी राज्यसभा के रास्ते ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। एक और अनोखा उदाहरण एच.डी. देव गौड़ा का है। 1996 में जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तब वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। बाद में उन्होंने उस 6 महीने वाले नियम का पालन किया और राज्यसभा की सदस्यता ली। आसान शब्दों में कहें तो प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। बस जरूरी यह है कि आपके पास लोकसभा में बहुमत मेजॉरिटी हो और आप 6 महीने के भीतर संसद के पक्के सदस्य बन जाएं। जैसे स्कूल में कोई नया स्टूडेंट सीधा क्लास मॉनिटर बन सकता है, बशर्ते वो कुछ ही दिनों में अपना एडमिशन पक्का कर ले। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ और मजेदार कहानियां सुनाऊं? This is your ultra-compact cheat sheet. It is built for 2025 exam readiness, including the most recent legislative shifts. PM appointment. Crisp cheat sheet. 2025. Constitutional pillars. Article 74(1). President acts on aid and advice of Council of Ministers, COM, headed by PM. Article 75(1). President appoints PM. Other ministers appointed on PM's advice. Article 75(2). Ministers hold office during pleasure of President, cannot be dismissed if they have Lok Sabha majority. Article 75(3). COM is collectively responsible to Lok Sabha. Article 75(5). A non-member must join either house within 6 months, e.g. P.V. Narasimha Rao, H.D. Deve Gowda. 2025 latest update, removal bill. 130th Amendment Bill, 2025. Proposes automatic removal of PMCM if arrested and detained for 30 consecutive days for serious offenses. 5+ years punishment. Status. Referred to Joint Parliamentary Committee. August 2025. Discretionary powers. President. Situational discretion. No clear majority in Lok Sabha. Hung Parliament. Emergency selection. Sudden death of PM. Indira Gandhi. 1984 Rajiv Gandhi. Constraint. If the party elects a new leader immediately, the president's discretion ends. House membership examples. Lok Sabha, General, most PMs, Narendra Modi. Rajya Sabha, exception, Indira Gandhi, 1966, I.K. Gujral, 1997, Dr. Manmohan Singh, 2004-09. Non-member start. H.D. Deve Gowda, 1996. P.V. Narasimha Rao, 1991. Memory anchors and daily revision tips. Memory anchors. Mnemonic. Rule of 67530. 6 months to become a member. 75 is the article for PM appointment. 30 days detention equals proposed removal. New 2025 rule. The RS Trio. IGM. Indira, Gujral, Manmohan. The Rajya Sabha PMs. Daily revision tricks. The 5-minute power. 1. The mirror summary. Every morning, explain Article 75 to your reflection in 30 seconds. If you stutter, reread the cheat sheet. 2. Visualization map. Visualize the Parliament building. Mentally place the PM in the center, drawing lines to the President, appointment, and Lok Sabha responsibility. 3. The why link. Don't just learn 6 months. Ask why. Answer. To allow talent from outside, but ensure democratic accountability soon after.
4. Flashcard app. Use apps like Anki for Article 75. 5. VS. Article 75. 3. Would you like me to draft 5 high-difficulty MCQ questions based on this cheat sheet to test your knowledge? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज मैं तुम्हें भारत के सबसे शक्तिशाली इंसान यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई मजेदार कहानी सुन रहे हों। भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना वैसा ही है जैसे अपनी पूरी क्लास का मॉनिटर बनना, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए कुछ खास क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं चाहिए होती हैं। सबसे पहले उस इंसान को सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसका मतलब है कि वो यहीं का रहने वाला हो और दिल से भारतीय हो। दूसरी बात, उसे पार्लियामेंट, संसद के किसी एक कमरे का हिस्सा होना पड़ेगा। हमारे देश में 2 कमरे हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उम्र 30 ईयर्स होनी चाहिए। ये इसलिए है ताकि देश चलाने वाला इंसान समझदार और बड़ा हो। इसके अलावा वो इंसान कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद नहीं रख सकता। इसका सीधा मतलब ये है कि वो सरकारी नौकरी करके कहीं और से पैसे नहीं कमा सकता। उसे अपना पूरा समय देश की सेवा में देना होगा। हाँ, लेकिन अगर वो पहले से ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या किसी राज्य का मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसे लाभ का पद नहीं माना जाता। जब कोई इंसान इन सारी चीजों में पास हो जाता है तो उसे काम शुरू करने से पहले ओथ, शपथ लेनी पड़ती है। इसे तुम एक पवित्र वादा मान सकते हो। यह वादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर 2 तरह के वादे करते हैं, एक ओथ ऑफ ऑफिस, पद की शपथ, और दूसरी ओथ ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता की शपथ। ओथ ऑफ ऑफिस में वे वादा करते हैं कि वे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यानी हमारे देश की सबसे बड़ी नियमों वाली किताब को मानेंगे। वे वादा करते हैं कि वे भारत की सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी, संप्रभुता और अखंडता को बचाकर रखेंगे, यानी देश को कभी टूटने नहीं देंगे। वे यह भी कहते हैं कि वे अपना काम पूरी ईमानदारी और बिना किसी डर, फियर या किसी के पक्ष, फेवर में किए बिना करेंगे। उनके लिए सब बराबर होंगे, चाहे वो उनका दोस्त हो या कोई अजनबी। इसके बाद आती है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ये वैसी ही है जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड से पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि हम उसका कोई राज किसी को नहीं बताएंगे। देश के प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी खुफिया और जरूरी बातें होती हैं, जैसे देश की सुरक्षा या सेना के प्लान। वे कसम खाते हैं कि वे ये गुप्त बातें किसी को भी नहीं बताएंगे जब तक कि देश की भलाई के लिए वो बताना जरूरी ना हो। ये सभी बातें हमारे संविधान की 3rd शेड्यूल, 3री अनुसूची में लिखी गई हैं। तो मेरे दोस्त, अब तुम जान गए हो कि भारत का कप्तान बनने के लिए कितनी मेहनत और कितने पक्के वादे करने पड़ते हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें उन मजेदार चीजों के बारे में बताऊं जो एक प्राइम मिनिस्टर को तोहफे में मिलती हैं, जैसे उनका खास जहाज या उनके कमांडोज? This is your ultimate PM revision cheat sheet. It is designed to be fact-dense, updated for 2025, and optimized for rapid memory recall. The PM Cheat Sheet, 2025 edition. 1. Core eligibility, the entry ticket. Citizenship, must be a citizen of India. House membership, must be a member of Lok Sabha LS or Rajya Sabha RS. The 6-month rule. A non-member can be appointed but must secure a seat in either house within 6 months. Article 75. Age floor. Minimum 25 years if LS member or 30 years if RS member. Office of profit. Cannot hold any paid government post. Exceptions. President, VP, Governor, or any Union State Minister. 2. Appointment and tenure. The power logic. Appointed by the President of India. Article 75. The selection. President must appoint the leader of the majority party/coalition in the Lok Sabha. Term. Not fixed. Holds office during the pleasure of the President.
Reality remains PM as long as they enjoy majority support in Lok Sabha. Resignation submitted to the President. If PM resigns, the entire Council of Ministers, COM, collapses. 3. Oaths. Third schedule. The promises. Oath of office. Allegiance to the Constitution. Uphold sovereignty and integrity of India. Faithful discharge of duties. Justice to all without fear or favor, affection or ill will. Oath of secrecy. Will not reveal official secrets unless required for duty. 4. 2025 updated facts and stats. Current PM Narendra Modi, third consecutive term since June 9, 2024. Longevity record, PM Modi is now the second longest serving PM, surpassed Indira Gandhi's 4,077 days in July 2025. Only Nehru served longer, approximately 17 years. Historical first. PM Modi is the first PM born in independent India, 1950. Varanasi Connection PM represents the Varanasi constituency in the Lok Sabha. Memory, anchors and tricks. Mnemonic for oath. The SAIF. Rule. Sovereignty. Protect it. Allegiance to Constitution. Integrity. Uphold it. Faithful. Work honestly. The age gap logic. Think. People's House, LS, equals younger, 25. Elders House, RS, equals older, 30. The 666 rule. Asterisk 6 months to get elected, if not a member. 6 months is the max gap between two parliament sessions. The power pivot anchor. The president is the de jure legal head. The PM is the de facto real head. Think. President equals the stamp. PM equals the hand. Daily revision strategy. 1. The morning mirror recap, 2 minutes. While brushing your teeth, name the 4 qualifications out loud. If you miss one, you can't leave the bathroom. 2. The news link. Whenever you see the PM on news in 2025, mentally shout Article 75, the article that gives him the power. 3. Active recall. Before sleeping, try to list the 4 parts of the oath of office. If you remember fear or favor, you've mastered the fairness part. Would you like me to create a true/false challenge for you to test if you've really become the best on this topic? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम भारत के सबसे पावरफुल इंसान यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ हिंदी में समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हों, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक एक बात शीशे की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर का समय, टर्म ऑफ ऑफिस। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी पर कितने समय तक बैठते हैं। किताबों में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की खुशी, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक अपने पद पर रहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें हटा दें। असल में प्राइम मिनिस्टर तब तक बॉस हैं जब तक उन्हें लोकसभा का प्यार और भरोसा, कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा मिलता रहता है। सोचो, लोकसभा एक बहुत बड़ी क्लास है जिसमें 543 बच्चे MPS बैठे हैं। जब तक आधे से ज्यादा बच्चे 272 जोड़ हाथ उठाकर कहते हैं कि हमें ये मॉनिटर पसंद है, तब तक प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आधे से ज्यादा बच्चों ने कह दिया कि हमें इन पर भरोसा नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर को फौरन इस्तीफा, रिजाइन देना पड़ेगा। अगर वो खुद नहीं हटते तो प्रेसिडेंट उन्हें हटा देते हैं। आमतौर पर यह समय 5 ईयर्स 5 साल का होता है, लेकिन अगर लोकसभा बीच में ही भंग, डिसॉल्व हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर का समय भी पहले ही खत्म हो जाता है। मंत्रियों की टोली बनाना, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उनका सबसे पहला और जरूरी काम अपनी टीम बनाना होता है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी पसंद विल से एक लिस्ट तैयार करते हैं कि कौन उनका शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा और कौन रेल मंत्री रेलवे मिनिस्टर। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं लोगों को मंत्री मिनिस्टर बना सकते हैं जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें दिया हो। यहां प्राइम मिनिस्टर ही असली बॉस हैं। ये सभी मंत्री तब तक अपनी कुर्सी पर रहते हैं जब तक प्राइम मिनिस्टर उनसे खुश हैं। प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि कोई मंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो वो सीधे उनसे कह सकते हैं कि आप इस्तीफा क्विट दे दीजिए, या फिर वो प्रेसिडेंट को बोलकर उस मंत्री को हटवा सकते हैं। काम बांटना और टीम को चलाना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम में सबको अलग अलग काम बांटते हैं, जिसे हम पोर्टफोलियोज विभाग कहते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल तय करते हैं कि कौन सा टीचर मैथ पढ़ाएगा और कौन सा साइंस। अगर प्राइम मिनिस्टर को बाद में लगे कि काम बदलना चाहिए तो वो उसे बदल भी सकते हैं, जिसे रीशफल फेरबदल कहा जाता है। जब भी मंत्रियों की कोई बड़ी मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता प्रिजाइड भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। मीटिंग में क्या फैसला होगा उस पर सबसे ज्यादा असर इन्फ्लुएंस प्राइम मिनिस्टर की बात का ही होता है। वो अपनी टीम को गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि सब मिलजुल कर कोऑर्डिनेट काम कर रहे हैं या नहीं। सबसे बड़ी शक्ति, द यूनिक पावर। प्राइम मिनिस्टर की एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अगर कोई आम मंत्री मिनिस्टर मर जाए या इस्तीफा दे दे तो सरकार को कुछ नहीं होता, बस उस एक खाली जगह पर नया मंत्री आ जाता है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा रेजिग्नेशन दे दें या उनकी मृत्यु डेथ हो जाए तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसी पल खत्म डिसॉल्व हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे अगर किसी माला का मुख्य धागा टूट जाए तो सारे मोती बिखर जाते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस टीम के मुखिया हेड हैं, इसलिए उनके जाते ही पूरी टीम खत्म हो जाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे टॉपिक का एक छोटा सा टेस्ट लूं ताकि हम देख सकें कि आप कितने बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं? This is your ultimate power cheat sheet for the Indian Prime Minister. It is designed to be fact-dense, updated to December 2025, and perfect for last-minute revision. The Prime Minister. Quick hit cheat sheet. Articles and Constitution. Article 74. PM heads the Council of Ministers, to aid and advise the President. Article 75. PM is appointed by the President. Other ministers are appointed on PM's advice. Article 78. PM's duty to communicate all cabinet decisions to the President. 91st Amendment, 2003. Total ministers, including PM, cannot exceed 15% of Lok Sabha strength, approximately 81 members. Term and tenure, not fixed. The Constitution does not give a fixed term for the PM. President's pleasure. Technically holds office at the President's pleasure, but cannot be dismissed as long as they have a majority. Confidence rule, must resign if a no-confidence motion passes in Lok Sabha. Dissolution. If Lok Sabha is dissolved, e.g., end of 5 years or early elections, PM's term ends. Powers and team building. Portfolio master, PM alone decides who gets which portfolio, ministry. Leader of the House, PM, is usually the leader of the Lok Sabha. The keystone, PM's death or resignation, automatically dissolves the whole council. Other ministers' death/resignation only creates a vacancy. Presiding officer. PM chairs all cabinet meetings and dominates the final decision-making. Latest 2025 facts. Incumbent. Narendra Modi. Third consecutive term. Sworn in June 9th, 2024. Current team. The Union Council of Ministers currently consists of 71 members, well within the 15% limit. Key allies. In the current NDA government, 11 portfolios are held by alliance partners, TDP, JDU, etc. Daily revision tricks and memory anchors. 1. The sun and planets mnemonic. Imagine the PM as the SUN. Ministers are planets. If a planet leaves, the solar system stays. If the sun leaves, the system vanishes. Dissolution. 2. The 747578 staircase. 74. Suggest. Aid and advise. 75. Pick. Appoint team. 78. Tell. Inform President. Memory tip. Just remember the sequence. Suggest to pick to tell. 3. The 15% limit rule. Think of a cricket squad. Out of a huge crowd, you can only pick a small squad. In India, that squad size is 15% of the Lok Sabha members. 4.
The no confidence emergency brake. Visualize the Lok Sabha holding a remote control. As long as they don't press the off number confidence button, the PM's pleasure continues. Exam day speed revise protocol. Morning, 5 minutes. Read the 3 articles. 74, 75, 78. Entry, 2 minutes. Recall the 15% limit and the keystone concept. PM quits equals all quit. Trick. If a question asks about the PM's term, never say fixed 5 years. Always say, during the pleasure of the president, subject to Lok Sabha majority. Would you like me to create a 5-question mock challenge based on these dense facts to test your memory? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत की सरकार के 2 सबसे बड़े पदों प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बीच के रिश्ते को दुनिया की सबसे सरल भाषा में समझेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का रिश्ता आर्टिकल 78। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 78 की। इसे तुम एक मजबूत पुल स्ट्रॉन्ग ब्रिज की तरह समझो। हमारे देश में जितने भी बड़े फैसले होते हैं वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रियों का समूह लेते हैं। अब देश का नियम यह है कि ये सभी मंत्री सीधे प्रेसिडेंट के पास जाकर बातें नहीं कर सकते। इसके लिए संविधान ने प्राइम मिनिस्टर को एक डाकिया या कैप्टन बनाया है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन आधिकारिक बातचीत का मतलब है कि सरकार जो भी काम करेगी उसकी खबर प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री का ये ड्यूटी कर्तव्य है कि वे सरकार के हर फैसले और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की हर छोटी बड़ी जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स मिनिस्टर्स हैं। उन्होंने मिलकर तय किया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी। अब सभी टीचर्स प्रिंसिपल के पास नहीं जाएंगे। केवल हेड टीचर प्राइम मिनिस्टर स्कूल के ट्रस्टी प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और कहेंगे, सर हमने कल छुट्टी का फैसला लिया है। अगर राष्ट्रपति को किसी खास बात की जानकारी चाहिए, जैसे स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रधानमंत्री को वो जानकारी देनी ही होगी। एक और बहुत मजेदार बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक मंत्री इंडिविजुअल मिनिस्टर अकेले ही कोई बड़ा फैसला ले लेता है, लेकिन उसने बाकी मंत्रियों से सलाह नहीं ली होती। अगर राष्ट्रपति को यह पता चलता है तो वे प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि सुनिए, इस फैसले को वापस अपनी टीम के पास ले जाइए और सब मिलकर इस पर चर्चा कीजिए। सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। इसे तुम ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे क्लास मॉनिटर ने बिना सबको बताए पिकनिक कैंसिल कर दी तो प्रिंसिपल कह सकते हैं कि नहीं, पूरी क्लास से पूछकर फिर से फैसला लो। बड़े अधिकारियों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स। भारत के जो सबसे बड़े और ताकतवर पद होते हैं उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट का कागज तो प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं, लेकिन उन्हें वो नाम बताता कौन है? वो नाम प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। इसे एडवाइस सलाह देना कहते हैं। यहां राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी नौकरी पर नहीं रख सकते, वे प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। प्रधानमंत्री इन खास लोगों को चुनने में राष्ट्रपति की मदद करते हैं। 1. CAG कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये देश का बड़ा मुनीम होता है जो पैसों का हिसाब रखता है। 2. UPSC मेंबर्स। ये वे लोग हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स कराते हैं और IAS अधिकारियों को चुनते हैं। 3. अटॉर्नी जनरल। ये सरकार का सबसे बड़ा वकील लॉयर होता है। 4. इलेक्शन कमिश्नर्स। ये लोग पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव इलेक्शंस कराते हैं। 5. फाइनेंस कमीशन। इनका काम है ये तय करना कि देश का पैसा राज्यों के बीच कैसे बटेगा। प्रधानमंत्री और संसद रिलेशन विद पार्लियामेंट। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट संसद में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। प्रधानमंत्री को लीडर ऑफ द लोकसभा का नेता कहा जाता है। वे वहां के कैप्टन हैं। जब संसद की मीटिंग बुलानी होती है समनिंग, या मीटिंग खत्म करनी होती है प्रोरोगिंग,
तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को कहते हैं कि सर अब चिट्ठी भेज दीजिए, सब सांसदों को बुलाना है। संसद के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियां होती हैं, उन्हें प्रधानमंत्री ही सबको बताते हैं। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि ये संसद अब सही से काम नहीं कर रही है, तो वे राष्ट्रपति को डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा को भंग करना की सलाह दे सकते हैं। इसका मतलब है रीसेट बटन दबाना, जिससे पुराने सभी सांसद हट जाते हैं और पूरे देश में फिर से चुनाव, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। कठिन शब्दों का उच्चारण और अर्थ, प्रोनंसिएशन और मीनिंग। लेजिस्लेशन, इसका मतलब है नए कानून बनाना। कम्युनिकेशन, इसका मतलब है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। प्रोरोगिंग, इसका मतलब है संसद की बैठक को कुछ समय के लिए समाप्त करना। डिसोल्यूशन, इसका मतलब है संसद को पूरी तरह खत्म करके नए चुनाव की तैयारी करना। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूं ताकि देखें कि आप फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं या नहीं? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। आज हम भारत के सबसे शक्तिशाली इंसान यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ विस्तार से समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हों। सबसे पहले बात करते हैं चीफ स्पोक्सपर्सन, मुख्य प्रवक्ता और फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति की। देखो, जैसे तुम्हारे घर की कोई भी बड़ी बात तुम्हारे पापा या मम्मी बाहर वालों को बताते हैं, वैसे ही देश की सरकार जो भी बड़े काम करती है उसके बारे में दुनिया को बताने वाले सबसे बड़े इंसान प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। वो सरकार की आवाज होते हैं। इसके साथ ही भारत के दूसरे देशों जैसे अमेरिका या जापान के साथ कैसे रिश्ते होंगे, हम किसके साथ दोस्ती करेंगे और किसके साथ व्यापार करेंगे, ये सब फॉरेन पॉलिसी के अंदर आता है और इसे बनाने में सबसे बड़ा हाथ प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत किसी दूसरे देश से कोई बड़ी डील करता है तो हमारे पीएम वहां जाकर हाथ मिलाते हैं और दोस्ती पक्की करते हैं। अब आते हैं उनकी लीडरशिप यानी उनके बड़े पदों पर। प्राइम मिनिस्टर भारत के सभी सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के पॉलिटिकल हेड, राजनीतिक प्रमुख होते हैं। इसका मतलब है कि देश को चलाने वाले ये बड़े बड़े अफसर पीएम के मार्गदर्शन में काम करते हैं। इसके अलावा वो बहुत सारी महत्वपूर्ण कमेटियों और काउंसिल्स के चेयरमैन, अध्यक्ष होते हैं, जैसे नीति आयोग जो देश के विकास का नक्शा बनाता है। पहले इसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। साथ ही वह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो देश को एकजुट रखती है, इंटरस्टेट काउंसिल जो अलग अलग राज्यों के झगड़े सुलझाती है, और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल जो नदियों के पानी का सही बंटवारा करती है, के भी हेड होते हैं। आप ऐसे समझो कि पीएम उस हर मीटिंग के कैप्टन होते हैं जहां देश के भविष्य के बड़े फैसले लिए जाते हैं। अगली बात बहुत रोमांचक है। कुछ विभाग, डिपार्टमेंट्स इतने खास और सीक्रेट होते हैं कि पीएम उन्हें किसी और को नहीं देते बल्कि खुद संभालते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो देश के सबसे बड़े पदों पर लोगों को चुनती है। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग। जैसे हमारे आइसरो के रॉकेट जब चांद पर जाते हैं तो उसका सारा जिम्मा पीएम के पास होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के हेड होने के नाते देश की परमाणु सुरक्षा की चाबी भी उन्हीं के पास होती है। वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स के भी इंचार्ज होते हैं, जिसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के नियम और जनता की शिकायतों को सुनना भी उनकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री सिर्फ सरकार के ही नहीं बल्कि पूरे लीडर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नेता भी होते हैं। वो देश के कोने कोने में जाते हैं, अलग अलग राज्यों के लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लोग उन्हें मेमोरांडा, ज्ञापन या प्रार्थना पत्र देते हैं जिसमें अपनी परेशानियां लिखी होती हैं। पीएम उन चिट्ठियों को पढ़कर लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। एक सच्चे लीडर की तरह वो हर भारतीय के दुख सुख में शामिल होते हैं। अंत में उनकी असली ताकत को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर भारत के किसी इंसान की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के राष्ट्रपति नहीं। पीएम पूरे सरकारी सिस्टम की धुरी, पिवट होते हैं, यानी सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूमता है। उन्हें कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आज कहा जाता है। अब इसे ऐसे समझो,
पुराने ज़माने में जब पत्थर के दरवाजे आर्च बनाए जाते थे तो सबसे ऊपर बीच में एक खास पत्थर लगाया जाता था जिसे कीस्टोन कहते थे। अगर उस एक पत्थर को निकाल दिया जाए तो पूरा दरवाज़ा गिर जाएगा। वैसे ही अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दें तो पूरी सरकार और सारे मंत्रियों की छुट्टी हो जाती है। उनके बिना कैबिनेट का कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक कैप्टन की तरह पूरी टीम को कंट्रोल और गाइड करते हैं। क्या आप जानना चाहोगे कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई या क्या योग्यता एलिजिबिलिटी चाहिए होती है? मैं आपको वो भी बहुत आसानी से समझा सकता हूं। This is your ultimate exam cheat sheet. It is designed for 100% retention with technical keywords in the latest 2025 context. Prime Minister of India, one-page revision sheet. Real head. The de facto executive, real power. President is de jure, nominal. Keystone of cabinet. If the PM resigns, the entire Council of Ministers, COM, collapses instantly. The pivot, central figure. The government and administration revolve around his decisions. Article 74. PM heads the COM to aid and advise the President. Article 75. PM is appointed by the President. Other ministers appointed on PM's advice. Article 78. The PM's duty to communicate all cabinet decisions to the President. Chairman of key bodies, current 2025. Niti Aayog. Policy think tank, replaced Planning Commission. National Integration Council, promotes unity. Interstate Council. State Center Coordination. National Water Resources Council, River and Water Planning. National Development Council, NDC, approval of plans. Portfolios under direct control, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Head of Civil Services. Department of Atomic Energy, DAE, Nuclear Tech/Power. Department of Space, DAS. ISRO and Space Missions. Appointments Committee of the Cabinet, ACC. Selects top officials like CBI, RBI chiefs. Nuclear Command Authority, NCA. Final word on nuclear weapons. Diplomacy and public role. Chief spokesperson, official voice of the Union government. Foreign policy architect. Shapes international relations and high-level summits. G20, Quad. Leader of the nation, direct interface with citizens, receives memoranda, problem letters. Political head of services, final authority over the administrative machinery. Memory anchors and daily revision tricks. 1. The keystone visualization, picture a stone arch. The topmost center stone is the PM. Trick, if you pull that stone, the bridge falls. If the PM falls, the government falls. 2. The SSP mnemonic, direct departments. Space, rockets/ISRO. Secrets, nuclear/atomic. People, personnel/IAS/pensions. Memory tip, PM keeps the space secrets of the people. 3. The 3-minute mirror rule, daily activity. Stand in front of a mirror every morning. Tell yourself, today, I am the PM. I will lead the Niti Aayog, plan my day, manage my personnel, friends, family, and represent my nation, school work. 4. The comparison anchor, Ambedkar's quote, PM equals US President. Memory tip. In India, the president is like the grandfather, head of family, but the PM is like the father, actual boss who earns and runs the house. For more context on how the Prime Minister functions within the Indian Parliament, this video explains the roles and responsibilities in detail. Understanding the Prime Minister's role, this video provides a helpful narrative and mnemonic devices to remember the sequence and impact of various Prime Ministers in Indian history.
YouTube video views will be stored in your YouTube history, and your data will be stored and used by YouTube according to its terms of service. नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम भारत सरकार के बारे में ऐसी बातें सीखेंगे कि आप बड़े बड़े लोगों को भी पढ़ा पाएंगे। हम एक एक शब्द को बहुत प्यार से और आसान भाषा में समझेंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एक खास मददगार। सबसे पहले समझते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उच्चारण डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखो बेटा, भारत की जो सबसे बड़ी नियम वाली किताब है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन, उच्चारण कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहते हैं, उस किताब में इस पद पोस्ट का कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह कोई कानूनी रूप से जरूरी नौकरी नहीं है। यह तो बस तब बनाई जाती है जब सरकार को किसी बहुत बड़े नेता को सम्मान देना हो या राजनीतिक कारणों, पॉलिटिकल रीजन से किसी को खुश करना हो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास में एक मॉनिटर तो होता ही है, लेकिन कभी कभी टीचर एक हेल्पिंग मॉनिटर भी बना देती है ताकि काम आसान हो जाए। अब बात करते हैं उनके काम की। जो व्यक्ति डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो खाली नहीं बैठता। उसे सरकार का कोई बहुत बड़ा और जरूरी विभाग संभालना पड़ता है, जिसे हम कैबिनेट पोर्टफोलियो, उच्चारण कैबिनेट पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे कि होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, जो देश की पुलिस और सुरक्षा देखता है, या फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जो देश के पैसों का हिसाब रखता है। भारत के सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वो हमारे देश के होम मिनिस्टर भी थे। उनके बाद ये पद कभी कभी ही किसी को दिया गया। आखिरी बार यानी 7वें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर श्री लाल कृष्ण आडवाणी LK आडवाणी थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में होम मिनिस्टर भी थे। तब से लेकर आज तक ये पद खाली है। संविधान के नियम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस माइनस असली ताकत किसके पास। अब हम समझेंगे कि हमारा देश चलता कैसे है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम, उच्चारण पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली चलती है। यहां दो तरह के बड़े लोग होते हैं। एक होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जिन्हें हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, उच्चारण नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसका मतलब है कि वो देश के मुखिया तो हैं, पर उनके पास सिर्फ नाम की ताकत होती है। वो एक दादाजी की तरह हैं जिनका सब सम्मान करते हैं, पर घर के असली फैसले पापा लेते हैं। यहां पापा का मतलब है प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उच्चारण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद कहा जाता है। असली ताकत यानी रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन्हीं के पास होती है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये पूरी टीम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमेशा लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, उच्चारण कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका आसान मतलब यह है कि ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर लोकसभा के सदस्य, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, यह कह दें कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, तो पूरी टीम को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, यानी वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अगर कैप्टन प्राइम मिनिस्टर डूबेगा तो पूरी टीम डूबेगी। जब तक उनके पास लोकसभा का भरोसा, कॉन्फिडेंस है, तभी तक वे अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप अब ये जानना चाहेंगे कि लोकसभा में ये भरोसा या वोट कैसे चेक किया जाता है? मैं आपको वो भी बहुत आसानी से समझा सकता हूं। मेरे प्यारे छोटे चैंपियन, अब हम आर्टिकल 74 को दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझेंगे। इसे पढ़कर आप इस विषय के राजा बन जाएंगे। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब है मंत्रियों की एक टीम। हमारे देश के नियम कहते हैं कि भारत में एक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी से अकेले कोई काम नहीं करेंगे।
उनकी मदद के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रियों की सभा होगी जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होंगे। आप ऐसे सोचो जैसे एक स्कूल के दादाजी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन स्कूल कैसे चलेगा ये प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर और टीचर्स मिनिस्टर्स की टीम तय करती है। दादाजी वही करते हैं जो ये टीम उन्हें करने को कहती है। इसे ही एड एंड एडवाइस कहते हैं, यानी टीम दादाजी को बताएगी, एडवाइस देगी और दादाजी उसी हिसाब से देश चलाएंगे। अब बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की। इस नियम ने खेल को और पक्का कर दिया। इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि प्रेसिडेंट को मंत्रियों की बात मस्ट जरूर माननी ही पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकते। लेकिन फिर आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसने प्रेसिडेंट को एक छोटी सी सुपर पावर दी। अब अगर मंत्रियों की टीम कोई ऐसी बात कहे जो प्रेसिडेंट को ठीक ना लगे तो वो कह सकते हैं, एक बार फिर से सोच लो, रिकंसिडरेशन। लेकिन अगर टीम ने दोबारा वही बात बोल दी तो प्रेसिडेंट को उसे मानना ही पड़ेगा। मतलब वो सिर्फ एक बार वापस भेज सकते हैं, दूसरी बार में उनके पास नो कहने का मौका नहीं होता। इसके बाद आपके टेक्स्ट में एक बहुत जरूरी बात है कि ये एडवाइस जो मंत्रियों ने प्रेसिडेंट को दी उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी जज ये नहीं पूछ सकता कि पीएम ने प्रेसिडेंट को चुपके से क्या सलाह दी। ये एक सीक्रेट की तरह रहता है ताकि सरकार बिना किसी रुकावट के काम कर सके। इसे कानून की भाषा में कहते हैं कि ये नॉन जस्टिसेबल है। कोर्ट सिर्फ सरकार के आखिरी फैसले को देख सकता है, उस सलाह को नहीं जो बंद कमरे में दी गई थी। अंत में 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव होने वाले हों और पुरानी सरकार लोकसभा भंग डिसॉल्व हो जाए तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना ऑफिस नहीं छोड़ते। वो तब तक काम करते रहते हैं जब तक नई टीम ना आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट बिना मंत्रियों के एक पल भी काम नहीं कर सकते। अगर मंत्री नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट को सलाह कौन देगा, और बिना सलाह के प्रेसिडेंट कोई काम कर ही नहीं सकते। इसलिए देश को हमेशा चलाने के लिए मंत्रियों की टीम का होना मैंडेटरी, अनिवार्य है। प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण गाइड। आर्टिकल, आर्टिकल, नियम का नंबर। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, नियम में किया गया बदलाव। मैंडेटरी, मैंडेटरी, जो करना ही पड़े, बहुत जरूरी। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, किसी सभा या टीम का खत्म होना। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट दूं जिससे ये पक्का हो जाए कि आप इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन गए हैं? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम भारत के नियमों की किताब, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान कहते हैं, के दो बहुत जरूरी हिस्सों को समझेंगे। इसे हम ऐसे समझेंगे जैसे हम किसी बड़े स्कूल को चलाने का तरीका सीख रहे हों। आर्टिकल 75, मंत्रियों की टीम कैसे बनती है। प्रोविजंस रिलेटेड टू द मिनिस्टर्स। सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। इसका मतलब है कि टीम को चुनना। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल प्रेसिडेंट सबसे पहले स्कूल के कप्तान यानी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। फिर यह कप्तान अपने साथ काम करने के लिए कुछ और मददगारों की लिस्ट बनाता है जिन्हें मिनिस्टर्स, मंत्री कहते हैं। प्रेसिडेंट साहब उन्हीं लोगों को मंत्री बनाते हैं जिनके नाम कप्तान यानी प्राइम मिनिस्टर ने सुझाए होते हैं। कप्तान की मर्जी के बिना कोई मंत्री नहीं बन सकता। इसके बाद आता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का प्रसाद। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति सबको मिठाई देंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति खुश हैं, यानी जब तक प्रधानमंत्री उनके काम से संतुष्ट हैं, तब तक वो मंत्री अपनी कुर्सी पर रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि कोई मंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो वो राष्ट्रपति से कहकर उन्हें हटवा सकते हैं। इसे हम विदाई भी कह सकते हैं। अब एक बहुत मजेदार नियम है, द 6 month रूल। मान लो प्रधानमंत्री ने अपने किसी बहुत काबिल दोस्त को मंत्री बना दिया, लेकिन वो दोस्त अभी तक संसद पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, तो क्या वो मंत्री रह सकता है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 6 months, 6 महीने के लिए। इन 6 महीनों के अंदर उसे चुनाव जीतकर या किसी भी तरह संसद के किसी एक सदन, हाउस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे गुड बाय कहना होगा और अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगली बात है सैलरी एंड अलाउंसेस, तनख्वाह और भत्ते।
मंत्रियों को काम करने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो कौन तय करता है? वो हमारी पार्लियामेंट, संसद तय करती है। जब तक संसद कोई नया नियम नहीं बनाती तब तक उन्हें उतने ही पैसे मिलते हैं जितने हमारी पुरानी नियम की लिस्ट यानी सेकंड शेड्यूल में लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर के बड़े तय करते हैं कि बच्चों को कितनी पॉकेट मनी मिलेगी। अंत में एक बहुत जरूरी नियम है एंटी डिफेक्शन, दल बदल विरोधी नियम। इसे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के जरिए जोड़ा गया था। मान लो एक लीडर एक टीम पार्टी से चुनाव जीता लेकिन लालच में आकर दूसरी टीम में भाग गया। इसे धोखा माना जाता है। ऐसे इंसान को डिस्क्वालिफाइड, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और वो फिर कभी मंत्री नहीं बन सकता। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि नेता ईमानदारी से काम करें और अपनी टीम न बदलें। आर्टिकल 88, मंत्रियों के पास बोलने की शक्ति, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स। अब सोचो, हमारे पास दो बड़े कमरे, हाउसेज हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। हर मंत्री किसी एक ही कमरे का सदस्य होता है, लेकिन आर्टिकल 88 उन्हें एक सुपर पावर देता है। इस नियम के मुताबिक कोई भी मंत्री किसी भी कमरे में जाकर बैठ सकता है, वहां भाषण दे सकता है, राइट टू स्पीक, और वहां चल रही बातचीत में हिस्सा ले सकता है, चाहे वो उस कमरे का सदस्य हो या न हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। जब किसी नियम पर वोटिंग की बारी आती है तो वो मंत्री सिर्फ उसी कमरे में बटन दबा सकता है या हाथ उठा सकता है जिसका वो असली मेंबर है। वो दूसरे कमरे में जाकर बोल तो सकता है लेकिन वहां अपना कीमती वोट नहीं दे सकता। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी क्लास के मॉनिटर हो तो आप दूसरी क्लास में जाकर उन्हें समझा तो सकते हो, लेकिन जब उनकी क्लास में मॉनिटर चुनने की बारी आएगी तो आप वोट नहीं डाल पाओगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन नियमों को याद रखने के लिए आपके लिए एक छोटा सा गाना या कोई ट्रिक बनाऊं? नमस्ते। अब हम भारत के बड़े नेताओं, मिनिस्टर्स के बारे में बिल्कुल वैसे ही सीखेंगे जैसे हम किसी खेल की टीम के बारे में सीखते हैं। मैं आपको एक एक लाइन बहुत गहराई से और सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। 1. अपॉइंटमेंट, नियुक्ति माइनस टीम का चुनाव। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब यह है कि भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रिंसिपल की तरह होते हैं। वे सबसे पहले टीम के कैप्टन यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों, मिनिस्टर्स को चुनते समय राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकते। प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम एक पर्ची पर लिखकर राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को उन्हीं लोगों को मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। इसे हम एडवाइस कहते हैं, जिसे मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है। In this way, the president can appoint only those persons as ministers who are recommended by the prime minister. इसे ऐसे समझिए कि अगर आप टीम के कैप्टन हैं तो आप ही तय करेंगे कि बैटिंग कौन करेगा और बॉलिंग कौन। राष्ट्रपति सिर्फ उन्हें जर्सी पद पहनाते हैं, लेकिन खिलाड़ी का चुनाव पूरी तरह आपके पीएम के हाथ में होता है। द प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ डिसमिसिंग एन इंडिविजुअल मिनिस्टर इज वर्चुअली इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहां डिसमिसिंग का मतलब है नौकरी से निकाल देना। अगर कोई मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा तो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से कहेंगे कि इन्हें हटा दीजिए और राष्ट्रपति को उन्हें हटाना ही पड़ेगा। यानी असली पावर कैप्टन पीएम के पास ही है। 2. मेंबरशिप रूल्स, संसद की सदस्यता। जनरली मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। भारत में कानून बनाने के दो बड़े कमरे, हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नियम यह है कि अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको इन दोनों में से किसी एक कमरे का सदस्य होना चाहिए। However, a person who is not a member of either house of parliament can also be appointed as a minister. ये बहुत दिलचस्प बात है। मान लीजिए कोई बहुत ही होशियार आदमी है जो चुनाव नहीं जीता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो पीएम उसे भी मिनिस्टर बना सकते हैं। In such a situation, the person so appointed will have to become a member of either house of parliament within 6 months. Otherwise, he ceases to be a minister. लेकिन यहां एक शर्त है, उस बाहर वाले आदमी को 6 months, 6 महीने का समय दिया जाता है।
इस समय के अंदर उसे चुनाव जीतकर या किसी और तरीके से पार्लियामेंट का सदस्य बनना ही होगा। अगर 6 महीने खत्म हो गए और वो सदस्य नहीं बन पाया तो उसकी मिनिस्टर की कुर्सी छिन जाएगी। वो सीजेस यानी खत्म हो जाएगा उस पद से। 3. ओथ ऑफ ऑफिस और सीक्रेसी, शपथ माइनस काम और राज की कसम। The Constitution provides that every person being appointed as a minister, before entering upon his office, shall make and subscribe an oath of office and secrecy in the presence of the President of India. कोई भी मिनिस्टर अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले भगवान या ईश्वर की कसम खाता है। इसे ओथ कहते हैं। यह कसम राष्ट्रपति के सामने ली जाती है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की 3rd शेड्यूल 3री अनुसूची में लिखी गई है। ए. ओथ ऑफ ऑफिस, पद की शपथ। इसमें मिनिस्टर 4 बड़ी बातें कहता है। 1. फेथ एंड अलीजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं भारत के कानून की किताब संविधान को हमेशा मानूंगा और उसके प्रति वफादार रहूंगा। उच्चारण अलीजेंस। 2. सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मैं भारत को एक रखूंगा और कभी टूटने नहीं दूंगा। उच्चारण सॉवरेंटी। 3. फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा, आलस नहीं करूंगा। 4. विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इलविल, ये सबसे जरूरी है। मैं सबके साथ न्याय करूंगा, मैं किसी से डरूंगा नहीं, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को एक्स्ट्रा फायदा नहीं पहुंचाऊंगा, फेवर अफेक्शन, और न ही किसी दुश्मन का बुरा करूंगा, इलविल। मेरे लिए सब बराबर होंगे। बी. ओथ ऑफ सीक्रेसी, राज की शपथ। A minister swears to not directly or indirectly communicate or reveal to any person, any matter, except as may be required for the due discharge of duties. सरकार के पास बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, जैसे देश की सुरक्षा या सेना की बातें। मिनिस्टर कसम खाता है कि वो ऑफिस की कोई भी गुप्त बात किसी को भी नहीं बताएगा, न अपने परिवार को, न दोस्तों को। वो चुप रहेगा जब तक कि काम के लिए बताना जरूरी न हो। मास्टर टिप, क्या आप जानते हैं अगर कोई मिनिस्टर बिना ये कसम ओथ लिए काम शुरू कर दे तो उसे हर दिन का 500 रुपये जुर्माना फाइन देना पड़ता है। क्या आपको ये सब समझ आ गया? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे एक छोटा सा क्विज पूछूं जिससे पता चले कि आप सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन गए हैं? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत के सबसे बड़े नेताओं के बारे में बिल्कुल वैसे ही सीखेंगे जैसे हम किसी सुपर हीरो टीम के बारे में सीखते हैं। मैं तुम्हें एक एक शब्द बहुत गहराई से, बेहतरीन हिंदी में और सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन सको। 1. अपॉइंटमेंट, नियुक्ति माइनस टीम का चुनाव। भारत में सरकार चलाना एक क्रिकेट टीम जैसा है। हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति स्कूल के प्रिंसिपल या टीम के ओनर की तरह होते हैं और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, टीम के कैप्टन होते हैं। नियम यह है कि प्रेसिडेंट पहले प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, उसके बाद टीम के बाकी खिलाड़ियों यानी मिनिस्टर्स, मंत्रियों को भी प्रेसिडेंट ही नौकरी पर रखते हैं, लेकिन वे अपनी मर्जी से किसी को नहीं चुन सकते। वे सिर्फ उन्हीं लोगों को मिनिस्टर बना सकते हैं जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर उन्हें एक लिस्ट में लिख कर देते हैं। इसे एडवाइस देना कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि असली बॉस प्राइम मिनिस्टर ही हैं, क्योंकि उनकी पसंद के बिना कोई भी मिनिस्टर नहीं बन सकता। यहां तक कि अगर किसी मिनिस्टर को नौकरी से निकालना हो, डिसमिसल, तो भी प्रेसिडेंट तभी एक्शन लेते हैं जब प्राइम मिनिस्टर उनसे ऐसा करने को कहते हैं। यानी टीम में कौन रहेगा और कौन जाएगा ये पूरी तरह कैप्टन के हाथ में है। 2. क्वालिफिकेशंस, संसद की सदस्यता के नियम। अब सवाल यह है कि मिनिस्टर कौन बन सकता है। आमतौर पर जो लोग पार्लियामेंट, संसद के सदस्य होते हैं उन्हें ही मिनिस्टर बनाया जाता है। पार्लियामेंट में 2 कमरे होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन एक बहुत ही मजेदार नियम है। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि कोई इंसान बहुत काबिल है लेकिन वो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है तो भी उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है।
उदाहरण के लिए मान लो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसे राजनीति नहीं आती, उसे भी साइंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक टाइम बम लगा होता है। उस इंसान को मिनिस्टर बनने के बाद 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर या किसी और तरीके से पार्लियामेंट के किसी भी एक कमरे हाउस का सदस्य बनना ही पड़ेगा। अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाया तो उसकी मिनिस्टर की कुर्सी तुरंत छिन जाएगी और वो दोबारा मिनिस्टर नहीं रह पाएगा। 3. ओथ ऑफ ऑफिस और सीक्रेसी, शपथ माइनस काम और राज की कसम। जब कोई मिनिस्टर अपना काम शुरू करता है तो उसे कुर्सी पर बैठने से पहले सबके सामने एक पिंकी प्रॉमिस करना पड़ता है, जिसे ओथ माइनस शपथ कहते हैं। ये शपथ प्रेसिडेंट के सामने ली जाती है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की 3rd शेड्यूल 3री अनुसूची में लिखी गई है। मिनिस्टर 2 तरह की कस्में खाता है। पहली है ओथ ऑफ ऑफिस, काम की शपथ। इसमें वो कसम खाता है कि वो भारत के कानून की किताब कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेगा, देश की एकता और अखंडता, सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी को बचाएगा और अपना काम पूरी ईमानदारी कॉन्शियसली से करेगा। सबसे जरूरी बात, वो कसम खाता है कि वो सबके साथ न्याय करेगा, बिना किसी डर फियर के, बिना किसी को एक्स्ट्रा फायदा फेवर पहुंचाए और बिना किसी से नफरत इलविल किए। उसके लिए सब बराबर होंगे। 4. सीक्रेसी एंड अपडेटेड फैक्ट्स, राज की बात और नए तथ्य। दूसरी शपथ होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी माइनस गोपनीयता की शपथ। इसका मतलब है कि मिनिस्टर सरकार के किसी भी गुप्त राज सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताएगा, और अपने दोस्तों को, न परिवार को और न ही दुश्मन को। वो चुप रहेगा जब तक कि काम के लिए बताना जरूरी न हो। अब एक प्रो टिप सुनो जो तुम्हें सबसे बेस्ट बनाएगी। 91st अमेंडमेंट के नियम के अनुसार प्राइम मिनिस्टर जितने चाहे उतने मिनिस्टर्स नहीं बना सकते। कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी लगभग 81 मंत्री। और 2025 का सबसे नया अपडेट ये है कि अब सरकार ई कैबिनेट की तरफ बढ़ रही है, जहां सारे सीक्रेट्स डिजिटल फाइलों में रखे जाते हैं। इसलिए ओथ ऑफ सीक्रेसी अब पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब डेटा लीक होने का खतरा भी होता है। मेरे छोटे जीनियस, क्या अब तुम इस टॉपिक के मास्टर बन गए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन मंत्रियों की अलग अलग कैटेगरी जैसे कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में भी समझाऊं? नमस्ते मेरे नन्हे लीडर। चलिए आज हम भारत सरकार की मशीन को समझते हैं। जैसे आपकी स्कूल बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक स्कूल मैनेजमेंट होता है, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी अलग अलग लोग होते हैं। हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप इसके मास्टर बन जाएं। इमोल्यूमेंट्स, सैलरी और मिलने वाली सुविधाएं। सबसे पहले बात करते हैं इमोल्यूमेंट्स की। इसका मतलब होता है वो सारा पैसा और सुविधाएं जो एक मिनिस्टर को काम करने के बदले मिलती हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट यानी वो बड़ी सभा जहां सब नेता बैठते हैं, वही कानून बनाकर ये तय करती है कि किस मिनिस्टर को कितनी सैलरी मिलेगी। इसे समय समय पर बदला भी जाता है। एक मिनिस्टर को लगभग उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP को मिलती है। लेकिन इसके साथ उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती हैं, जैसे सम्चुअरी अलाउंस। ये पैसा उन्हें इसलिए मिलता है ताकि जब कोई विदेशी मेहमान या बड़ा आदमी उनसे मिलने आए तो वे उनके खाने पीने और खातिरदारी का खर्चा उठा सकें। इसके अलावा उन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है ताकि वे देश भर में घूमकर काम देख सकें, और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज यानी फ्री डॉक्टर और फ्री अकोमोडेशन यानी रहने के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर बंगला मिलता है। ये सब नियम द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952 नाम की किताब में लिखे गए हैं। कॉम्पोजिशन, मिनिस्टर्स की टीम कैसे बनती है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, जिसका मतलब है कि ये टीम कैसे बनी है।
हमारे देश के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा मिनिस्टर बड़ा होगा और कौन सा छोटा। हमने ये तरीका इंग्लिश प्रैक्टिस से सीखा है। 1952 के कानून के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा है उसे हम मिनिस्टर ही कहेंगे, चाहे उसका काम कुछ भी हो। इस टीम में अलग अलग रैंक के मिनिस्टर होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे बड़े और पावरफुल मिनिस्टर। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सरकार के सुपर हीरो होते हैं। ये सबसे जरूरी विभागों मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं, जैसे होम माइनस जो देश की सुरक्षा देखते हैं, फाइनेंस माइनस जो पैसों का हिसाब रखते हैं, और डिफेंस माइनस जो सेना को संभालते हैं। ये मिनिस्टर हर बड़ी मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग्स में जाते हैं और देश के लिए बड़े फैसले लेते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को बिना किसी विभाग पोर्टफोलियो के भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, क्योंकि वे बहुत समझदार होते हैं और उनकी सलाह की जरूरत होती है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, बीच वाले स्तर के मिनिस्टर। इसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये कैबिनेट मिनिस्टर जितने ही पावरफुल दिखते हैं और सैलरी भी वैसी ही पाते हैं, लेकिन इनका काम थोड़ा अलग होता है। कुछ को इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है, यानी वे अपने छोटे विभाग के खुद मालिक होते हैं, और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करने के लिए उनके साथ अटैच्ड होते हैं। ये कैबिनेट की मीटिंग में रोज नहीं जाते, ये सिर्फ तभी जाते हैं जब इन्हें स्पेशल तौर पर बुलाया जाता है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स, मदद करने वाले मिनिस्टर। तीसरे नंबर पर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये लोग मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के नीचे काम करते हैं। इनके पास अपना कोई अलग विभाग नहीं होता। इनका काम सिर्फ अपने सीनियर मिनिस्टर की मदद करना है, जैसे फाइलों को तैयार करना या संसद में सवालों के जवाब देना। इनकी सैलरी भी ऊपर वाले दोनों मिनिस्टर्स से कम होती है, और ये देश के बड़े फैसलों वाली मीटिंग, कैबिनेट डिलिब्रेशंस में हिस्सा नहीं लेते। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, सीखने वाले मिनिस्टर। सबसे आखिर में एक और कैटेगरी होती है जिसे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज कहते हैं। इनके पास भी कोई अपना विभाग नहीं होता। ये सीनियर मिनिस्टर्स के साथ जुड़कर उन्हें संसद के कामों में मदद करते हैं। इन्हें आप ट्रेनी मिनिस्टर कह सकते हैं। काम के मामले में इन्हें डेप्यूटी मिनिस्टर्स जैसा ही माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें सरकार की सभी जरूरी फाइलों और दस्तावेजों, ऑफिशियल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स को देखने की परमिशन होती है, ताकि ये काम सीख सकें। आशा है कि अब आपको ये पूरी मंत्रियों की दुनिया अच्छे से समझ आ गई होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि इन मिनिस्टर्स को चुनता कौन है? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। चलो आज हम भारत की सरकार के सुपर हीरोज की टीम के बारे में पढ़ते हैं। ये टीम कैसे बनती है और कैसे काम करती है, इसे मैं तुम्हें दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज, आकार। हमारी सबसे बड़ी किताब, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं, उसमें यह नहीं लिखा था कि इस टीम में कितने लोग होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की डिस्क्रेशन यानी उनकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है कि वो अपनी टीम में कितने मंत्री रखना चाहते हैं। वो जब चाहें मंत्रियों की संख्या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन पहले लोग अपनी मर्जी से बहुत सारे मंत्री बना देते थे, जिससे बहुत पैसा खर्च होता था। इसलिए 2003 में एक नया नियम आया जिसे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 91 व संविधानिक संशोधन कहते हैं। इस नियम ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी।
अब नियम यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए अगर स्कूल की बस में 100 सीटें हैं तो टीचर ने नियम बना दिया कि मॉनिटर्स की संख्या 15 से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह लोकसभा में लगभग 543 सीटें हैं तो मंत्रियों की संख्या करीब 81 या 82 से ज्यादा नहीं हो सकती। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी एक साथ जिम्मेदारी। अब बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसे हिंदी में सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। इसका सबसे आसान मतलब है एक साथ तैरना और एक साथ डूबना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75(3) आर्टिकल 75(3) में साफ लिखा है कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार को देश चलाना है तो उसे लोकसभा में माजोरिटी माइनस यानी आधे से ज्यादा लोगों का समर्थन बनाए रखना होगा। अगर कभी लोकसभा के आधे से ज्यादा सदस्य कह दें कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, तो पूरी टीम को इस्तीफा देना पड़ता है। इसमें मजेदार बात यह है कि चाहे कोई मंत्री राज्यसभा का ही सदस्य क्यों न हो, उसे जवाब लोकसभा को ही देना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा को सीधे देश की जनता चुनती है। टीम वर्क का असली मतलब, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मकसद यह है कि पूरी टीम एक होकर काम करे। मान लो खेल मंत्री ने कोई फैसला लिया तो रक्षा मंत्री या गृह मंत्री ये नहीं कह सकते कि ये मेरा फैसला नहीं था। अगर सरकार ने कोई भी फैसला लिया है तो हर मंत्री को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही वो उस मंत्री के विभाग का काम न हो। इसे हम डीम्ड जिम्मेदारी, डीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी मान लिया जाएगा कि आप भी इसमें शामिल थे। अगर कोई मंत्री सरकार के किसी फैसले से बहुत ज्यादा नाराज है और बाहर जाकर उसकी बुराई करना चाहता है तो उसे पहले अपने पद से रिजाइन, इस्तीफा देना होगा। भारत ने ये नियम ब्रिटिश प्रिंसिपल से सीखा है। बस एक छोटा सा अंतर यह है कि ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जहां उन्हें हर कागज पर साइन करना पड़ता है। लेकिन भारत में हम टीम की जिम्मेदारी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यहां राष्ट्रपति के काम के लिए मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में घसीटा नहीं जाता, बल्कि पूरी टीम संसद को जवाब देती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक मजेदार कहानी के जरिए समझाऊं कि अगर कोई मंत्री अपनी टीम की बात नहीं मानता तो उसके साथ क्या होता है? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज मैं तुम्हें भारत सरकार के सबसे बड़े पावर हाउस के बारे में ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई मजेदार खेल खेल रहे हों। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। सबसे पहले समझते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि टीम के हर खिलाड़ी की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। मान लो हमारी एक क्रिकेट टीम है और प्राइम मिनिस्टर उसके कैप्टन हैं। अगर कोई मिनिस्टर यानी खिलाड़ी कैप्टन की बात नहीं मानता या फिर अपना काम, फील्डिंग या बैटिंग ठीक से नहीं करता तो कैप्टन को गुस्सा आ सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि कोई मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा या उन दोनों की सोच अलग अलग है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो प्राइम मिनिस्टर उस मिनिस्टर से कह सकते हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, यानी रेजिग्नेशन दे दीजिए। अगर वो मिनिस्टर मना कर दे तो प्राइम मिनिस्टर सीधे देश के प्रेसिडेंट को फोन करेंगे और कहेंगे कि इस मिनिस्टर को हटा दीजिए, यानी डिसमिस कर दीजिए। इसे ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, क्योंकि यहां एक अकेले मिनिस्टर को उसके काम के लिए सजा मिल सकती है। पोजीशन ऑफ कैबिनेट का स्थान। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इसे एक बहुत बड़े स्कूल की तरह समझो जहां 70-80 टीचर्स हैं। ये सभी टीचर्स मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। लेकिन इस बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा सा और बहुत ताकतवर ग्रुप होता है जिसे कैबिनेट कहते हैं। इस कैबिनेट में केवल 15-20 सबसे खास और सीनियर टीचर्स होते हैं। ये कैबिनेट पूरी सरकार की सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, यानी सबसे बड़ी ताकत।
देश के लिए जितने भी बड़े फैसले होते हैं, जैसे नया कानून बनाना या देश की सुरक्षा करना, वो सब यही कैबिनेट तय करती है। ये पूरे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट करती है और सबको बताती है कि क्या करना है। इसीलिए कैबिनेट की जगह सरकार में सबसे ऊपर और बहुत सम्मान वाली एनविएबल पोजीशन होती है। कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट कमेटियां। चूंकि कैबिनेट के पास बहुत सारा काम होता है, इसलिए वो थक न जाए, इसके लिए कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिन्हें कैबिनेट कमिटीज कहते हैं। ये कमेटियां ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स TBR 1961 ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स नाम की एक रूल बुक के तहत बनाई गई हैं। इनका मुख्य काम सरकार के बोझ को कम करना, रिड्यूसिंग द वर्कलोड है। जैसे स्कूल में एक कमेटी सिर्फ खेलकूद देखती है और दूसरी सिर्फ पढ़ाई, वैसे ही ये कमेटियां अलग अलग काम बांट लेती हैं। एक बहुत जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि इन कमेटियों का नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की असली किताब में कहीं नहीं लिखा था। इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इन्हें काम आसान करने के लिए बाद में अलग से बनाया गया है। वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन, शब्द और उच्चारण। 1. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस अपनी जिम्मेदारी। 2. रेजिग्नेशन माइनस इस्तीफा देना या नौकरी छोड़ना। 3. डिसमिस माइनस नौकरी से निकाल देना। 4. सुप्रीम माइनस सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा। 5. फॉर्मुलेशन माइनस किसी योजना या पॉलिसी को बनाना। 6. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल माइनस जो संविधान की मूल किताब में न लिखा हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि कैसे कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक दूसरे से अलग दिखते हैं? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम भारत सरकार के उस सीक्रेट सिस्टम के बारे में जानेंगे जिसे कैबिनेट कमिटीज कहते हैं। इसे तुम ऐसे समझो जैसे तुम्हारे स्कूल में एक बहुत बड़ी एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही हो। अब प्रिंसिपल अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अलग अलग छोटी टीमें बना देता है, जैसे डांस टीम, डेकोरेशन टीम और फूड टीम। ठीक वैसे ही भारत को चलाने के लिए देश के बड़े बड़े मंत्री मिलकर ऐसी ही छोटी टीमें बनाते हैं। अब चलो तुम्हारे दिए गए टेक्स्ट के एक एक शब्द को बहुत गहराई से और सबसे आसान हिंदी में समझते हैं। शुरुआत होती है साल 1948 से। भारत अभी अभी आजाद हुआ था। सरकार ने सोचा कि काम को बांटना जरूरी है, इसलिए उन्होंने 2 स्टैंडिंग कमिटीज बनाई। पहली डिफेंस कमेटी, रक्षा टीम, और दूसरी इकोनॉमिक कमेटी, पैसा और कामकाज वाली टीम। यहां स्टैंडिंग शब्द का मतलब है हमेशा रहने वाली। जैसे तुम्हारे घर में मम्मी पापा की किचन टीम हमेशा रहती है, वैसे ही ये कमेटियां पक्की थीं। इसके बाद गोपालास्वामी अयंगर नाम के एक बहुत समझदार व्यक्ति ने अपनी एक रिपोर्ट दी। उन्होंने सरकार से कहा कि अगर हमें भारत को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाना है तो हमें इन कैबिनेट कमिटीज को और भी मजबूत बनाना होगा। उन्होंने जोर दिया कि सारा काम एक ही जगह जमा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा करना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम को टुकड़ों में बांटना। जैसे घर में सफाई कोई और करता है और खाना कोई और बनाता है तो काम जल्दी होता है। अयंगर जी ने एक और बड़ी बात कही, इफेक्टिव डेलीगेशन। इसका मतलब है भरोसे के साथ दूसरों को पावर देना। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ने इन कमेटियों को पावर दे दी कि आप अपने हिस्से के फैसले खुद लो, हर छोटी बात के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि कमेटियां 3 तरह की होनी चाहिए। पहली स्टैंडिंग, जो हमेशा रहें। दूसरी ADHOC, जो किसी खास काम के लिए थोड़े समय के लिए बने, जैसे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बनी टीम। और तीसरी सब कमेटी, एक बड़ी टीम के अंदर की छोटी सी टीम। अयंगर जी का मानना था कि ये कमेटियां सरकार का एक पक्का हिस्सा यानी परमानेंट मशीनरी होनी चाहिए। साल 1950 में सरकार ने उनकी बात मान ली और 4 बड़ी स्टैंडिंग कमेटीज बनाई। पहली थी डिफेंस, सेना के लिए। दूसरी इकोनॉमिक, देश की तरक्की के लिए।
तीसरी पार्लियामेंट्री एंड लीगल अफेयर्स कानून बनाने के लिए, और चौथी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन सरकारी दफ्तरों को चलाने के लिए। फिर जल्द ही एक पांचवी टीम जुड़ी जिसे अपॉइंटमेंट्स कमेटी कहा गया। इसका काम था बड़े बड़े अफसरों को नौकरी पर रखना। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखना, इन कमेटियों में कौन बैठेगा और कौन क्या करेगा, इसका पूरा अधिकार यानी फुल अथॉरिटी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पास होती है। वही इन टीमों के असली कैप्टन होते हैं। वक्त के साथ जरूरतें बदलीं तो साल 1957 में सरकार ने पुराना सब कुछ बदल दिया। पुरानी 5 कमेटियों को अबॉलिश खत्म कर दिया गया और उनकी जगह 10 नई टीमें बनाई गईं। इसके साथ ही 3 ADHOC अस्थायी टीमें भी बनाई गईं ताकि जो छोटे मोटे मसले आते हैं उन्हें सुलझाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि बहुत ज्यादा टीमें होने से काम में देरी होती है, इसलिए साल 2014 में इन कमेटियों की संख्या घटाकर सिर्फ 6 कर दी गई ताकि फैसले गोली की रफ्तार से लिए जा सकें। आज यानी साल 2025 की बात करें तो हमारे पास 8 कमेटियां हैं। इनमें सबसे ताकतवर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं क्योंकि ये देश के हर बड़े मुद्दे पर फैसला लेती है। मेरे दोस्त, अब तुम समझ गए होगे कि ये कमेटियां क्यों जरूरी हैं। ये कमेटियां सिर्फ काम नहीं करती, ये प्रधानमंत्री का बोझ हल्का करती हैं और मुश्किल से मुश्किल फैसले को गहराई से सोचकर लेने में मदद करती हैं। जैसे तुम अपने भारी स्कूल बैग की किताबों को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रखते हो ताकि सही किताब तुरंत मिल जाए, ठीक वैसे ही भारत सरकार इन कमेटियों के जरिए देश को चलाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन 8 कमेटियों के नाम और उनके खास काम एक आसान लिस्ट में बताऊं ताकि आप अपनी क्लास में सबसे होशियार बन सकें? This is your high-density, one-page revision cheat sheet for Cabinet Committees, 2025. It integrates your provided data with the latest updates from the 18th Lok Sabha, 2024-2025. Cabinet Committees, the mini-cabinet cheat sheet. Nature: extra-constitutional, not in Constitution. Established via Rules of Business. Art 77. Types: standing, permanent, and ad hoc, transient. Structure: usually 3 to 8 members. Only cabinet ministers are members, but others can be special invitees. Key principle: if the PM is a member of any committee, he must chair it. Quick table, chairpersons and core functions. Committee, chaired by. Key fact, / exam pointer. Political affairs, Prime Minister. Super Cabinet, most powerful. Deals with domestic / foreign policy. Economic affairs, CCEA. Prime Minister directs economic activities, fixes MSP, minimum support price. Security, CCS. Prime Minister defense, law and order, and foreign security issues. Appointments, ACC. Prime Minister high-level shifts. Secretariat, banks, PSUs, service chiefs. Investment and growth, Prime Minister. Formed in 2019 to fast-track high-value projects. Employment and skill dev. Prime Minister. Formed in 2019 to tackle workforce and training issues. Accommodation. Home Minister. Allotment of residential houses to officials per megapixel orgs. Parliamentary affairs. Defense Minister. Latest change. Traditionally home. Now headed by Rajnath Singh. Critical must-know facts for 2025. Current total: there are 8 standing committees. The non-PM rule: only 2 committees are not chaired by the PM: Accommodation, Home Minister, and Parliamentary Affairs, Defense Minister. Evolution: total committees were reduced to 6 in 2014, but increased back to 8 in 2019, adding investment and employment.
Memory anchors and daily revision tricks. 1. The power of 6 inches anchor. PM chairs, 6 out of 8. Memory link. Think of the PM as a 6-hitting batsman in the cabinet. The only 2 he leaves for others are house, accommodation, and house business, parliamentary. 2. The 3S powerful trio, security, CCS, super cabinet, political, and spending, economic. These are the big 3 inches that handle the core sovereignty and money of India. All PM led. 3. The non-PM mnemonic, PADH. Parliamentary affairs equals defense minister. Accommodation equals home minister. Trick. Just remember PADH, read in Hindi. To read the government's business, look at these 2. 4. Daily revision drill, 60-second scan. Morning. Close your eyes and name the 2 committees the PM doesn't chair. Evening. Identify which committee is called the Super Cabinet, Political Affairs. Night. Recall the 2 newest committees, Investment and Employment. Would you like me to generate a set of 5 high-probability practice MCQs based on this data to test your recall? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। चलो आज हम सरकार के इस खास टॉपिक को दुनिया के सबसे आसान तरीके से समझते हैं। सोचो कि हमारा देश एक बहुत बड़ा स्कूल है। उस स्कूल को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल होते हैं जिन्हें हम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं। उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वो अपनी मदद के लिए कुछ छोटी छोटी स्पेशल टीमें बनाते हैं। इन्हीं टीमों को हम कैबिनेट कमिटीज कहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी दी हुई एक एक लाइन को हिंदी में गहराई से समझाता हूं ताकि तुम इसमें मास्टर बन जाओ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टीमें बनती कैसे हैं। जब भी देश में कोई खास जरूरत पड़ती है, जिसे अंग्रेजी में एक्जिजेंसीज ऑफ टाइम कहते हैं, इसका मतलब है समय की मांग, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या तो खुद या अपनी बड़ी टीम कैबिनेट के साथ मिलकर इन कमेटियों को बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल में अचानक कोई फंक्शन आ जाए और प्रिंसिपल सर फौरन एक डेकोरेशन टीम बना दें। इन कमेटियों में आमतौर पर 3 से 8 लोग होते हैं। इनमें ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स, सबसे बड़े मंत्री होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे मंत्रियों, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को इसमें नहीं लिया जा सकता। अगर कोई छोटा मंत्री किसी काम में बहुत होशियार है तो उसे भी इस टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसमें शामिल होने से किसी को भी डिबार्ड यानी रोका नहीं किया गया है। अब समझते हैं कि ये टीमें कितने तरह की होती हैं। ये 2 तरह की होती हैं। पहली होती है स्टैंडिंग कमिटीज। ये परमानेंट यानी पक्की टीमें होती हैं। ये हमेशा बनी रहती हैं क्योंकि इनका काम कभी खत्म नहीं होता, जैसे देश की सुरक्षा या पैसों का हिसाब रखना। इनके पास बहुत रियल पावर, असली ताकत होती है। दूसरी होती है एडहॉक कमिटीज। ये टेम्परेरी होती हैं। इन्हें किसी खास समस्या को सुलझाने के लिए बनाया जाता है और जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है, ये कमेटियां भी सीजेस टू एग्जिस्ट यानी खत्म हो जाती हैं। जैसे मान लो शहर में एक पुल बनाना है तो पुल बनने तक कमेटी रहेगी, पुल बनते ही कमेटी भंग। इन कमेटियों का असली मालिक या कैप्टन कौन होता है? ज्यादातर इन कमेटियों को प्राइम मिनिस्टर ही लीड करते हैं, लेकिन कभी कभी वो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को भी इनका चेयरमैन, अध्यक्ष बना देते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी कमेटी में प्राइम मिनिस्टर खुद एक मेंबर के तौर पर शामिल हैं तो वो इनवेरिएबली यानी बिना किसी शक के हमेशा उसके बॉस या अध्यक्ष ही होंगे।
वो हमेशा मीटिंग की अध्यक्षता प्रिजाइड्स ओवर करेंगे। यह नियम पत्थर की लकीर है। अब आप सोचोगे कि इन कमेटियों का फायदा क्या है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला, ये कमेटियां गहराई से रिसर्च करती हैं और कैबिनेट को जरूरी इंफॉर्मेशन जानकारी देती हैं ताकि बड़े फैसले लिए जा सकें। दूसरा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक जिम्मेदारी के नियम को बचाती हैं, जिसका मतलब है कि सब मिलकर एक ही बात बोलेंगे और कोई आपस में नहीं लड़ेगा। तीसरा, ये सरकारी अफसरों ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पकड़ मजबूत रखती हैं ताकि अफसर अपनी मर्जी न चलाएं और नेताओं की बात माने। और आखिरी फायदा यह है कि इससे मंत्रियों के बीच कोऑर्डिनेशन तालमेल बना रहता है। जैसे क्रिकेट टीम में बैट्समैन और बॉलर के बीच तालमेल जरूरी है, वैसे ही देश चलाने के लिए इन कमेटियों के जरिए मंत्रियों का तालमेल जरूरी है। कठिन शब्दों का उच्चारण और अर्थ, प्रोनंसिएशन और मीनिंग। 1. एग्जिजेंसीज एग्जिजेंसीज माइनस, इसका मतलब है अचानक आई जरूरत। 2. डिबार्ड माइनस, इसका मतलब है पाबंदी लगाना या रोकना। 3. इनवेरिएबली माइनस, इसका मतलब है हमेशा या बिना बदले। 4. प्रीजाइड्स माइनस, इसका मतलब है अध्यक्ष के रूप में मीटिंग को संभालना। 5. कोऑर्डिनेशन माइनस, इसका मतलब है आपसी तालमेल। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन 8 स्थायी कमेटियों स्टैंडिंग कमेटीज के नाम भी बताऊं ताकि आप क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बन सकें? This is your exam-ready, ultra-crisp cheat sheet for the Prime Minister. I've distilled the legalese into facts, triggers, and the latest 2025 context. Prime Minister, the power summary. Real head, PM is de facto executive, real head. President is de jure, nominal head. Article 74. COM, Council of Ministers, with PM at head must aid/advise President. 42nd Amendment, advice is binding. 44th Amendment, President can send back once for reconsideration. Article 75, the big one. Appointment. PM appointed by President. Ministers by President on PM's advice. Size limit. COM cannot exceed 15% of Lok Sabha strength. 91st Amendment 2003. Responsibility. COM is collectively responsible to the Lok Sabha. Tenure. Ministers hold office during pleasure of President. Individually responsible. The 6-month rule. Non-member can be minister, but must get elected to either house within 6 months. Article 77. All executive actions of GOI taken in the name of the President. PM/Cabinet makes rules for business allocation. Article 78. The bridge. PM's duty to inform President on administrative, legislative affairs. Article 88. Every minister has the right to speak/participate in both houses, but can vote only in the house they belong to. 2025 must know context. The 9th of June 2024. PM Narendra Modi sworn in for 3rd consecutive term. 2025. Proposal. Discussion on the Constitution, 130th Amendment Bill, regarding automatic cessation of office for ministers, PM, if detained for 30+ days for serious offenses. Keep an eye on this as a proposed trend in exams. Santhali language. In December 2025, the Constitution was officially released in the Santhali language. Memory anchors and revision tricks. 1. The step-by-step sequence. 74. Advise the thought. 75. Appoint the action. 77. Act the business. 78. Apprise the information/duty. 2. The +89 formula state counterparts. To find the state equivalent, Chief Minister, add 89 to the Union article. 74 plus 89 equals 163. COM to aid/advise Governor. 75 plus 89 equals 164. Appointment of CM and Ministers. 78 plus 89 equals 167. Duties of CM toward Governor. 3.
Collective versus individual responsibility. Collective equals Common House, Lok Sabha. Individual equals individual person, President. 4. Daily revision habit. The 3-minute drill. Every morning, write down 74, 75, 77, 78, and one keyword for each. If you can't remember the keyword, read the sheet once. Visualization. Imagine the PM as a bridge, Art 78, and a captain, Art 74, 75ths. Would you like me to create a similar one-pager for the President or the parliamentary committees? मेरे प्यारे छोटे दोस्त, दुनिया का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें भारत सरकार की इस टीम के बारे में ऐसे समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। भारत को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम होती है, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद माइनस प्रोनाउंसिएशन, मंत्री परिषद कहते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इस टीम के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। लेकिन एक मजे की बात सुनो, जब ये बुक पहली बार बनी थी तब इसमें कैबिनेट, मंत्रिमंडल प्रोनाउंसिएशन, मंत्रिमंडल जैसा कोई शब्द था ही नहीं। ये शब्द बाद में 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आर्टिकल 352 में सिर्फ एक बार लिखा गया। इसका मतलब ये है कि कैबिनेट शब्द ओरिजिनल बुक का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में एक खास जरूरत के लिए जोड़ा गया। अब समझो कि ये दोनों टीमें दिखती कैसी हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें 60 से 80 लोग हो सकते हैं। इसमें हर तरह के मंत्री होते हैं, बड़े भी और छोटे भी। लेकिन कैबिनेट इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें सिर्फ 15 से 30 सबसे खास और सीनियर मंत्री होते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारा पूरा स्कूल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, लेकिन उस स्कूल को चलाने वाले जो सबसे खास टीचर्स और प्रिंसिपल का ग्रुप है वो कैबिनेट है। ये दोनों ही टीमें प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के अंडर काम करती हैं। असल में कैबिनेट इस बड़ी टीम का एक छोटा सा सबसेट है, यानी बड़े घेरे के अंदर का एक छोटा और ताकतवर घेरा। इन दोनों के काम करने का तरीका भी अलग है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी टीम कभी कभार ही एक साथ मिलती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को बार बार बुलाना मुश्किल होता है। लेकिन कैबिनेट के लोग बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं, कभी कभी तो हफ्ते में कई बार। सरकार की बड़ी बड़ी नीतियां, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स क्या होंगे, ये फैसला पूरी 80 लोगों की टीम नहीं लेती, बल्कि सिर्फ कैबिनेट के वो 20-30 खास लोग ही लेते हैं। जब कैबिनेट कोई फैसला ले लेता है तो बाकी मंत्रियों को बस उसे मानना और लागू करना होता है। एक और बहुत जरूरी नियम है जिसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। इसका मतलब है सब साथ डूबेंगे या सब साथ तैरेंगे। वैसे तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संसद, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन इस टीम को एकजुट रखने और नियम मनवाने का असली काम कैबिनेट करती है। अगर कोई एक मंत्री भी गलती करता है और उसके खिलाफ वोट हो जाता है तो पूरी टीम को इस्तीफा देना पड़ता है। कैबिनेट ही वो इंजन है जो पूरी ट्रेन यानी सरकार को सही दिशा में खींचता है। अंत में आता है सबसे सीक्रेट ग्रुप, किचन कैबिनेट। ये कोई सरकारी ऑफिस नहीं है, बल्कि एक अनौपचारिक इनफॉर्मल ग्रुप है। इसमें प्राइम मिनिस्टर के सबसे भरोसेमंद 2 से 4 लोग होते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, कैबिनेट के खास मंत्री, पीएम के पुराने दोस्त या उनके परिवार के सदस्य। जैसे तुम अपने दिल की राज की बात हर किसी को नहीं बताते, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड या मम्मी को बताते हो, वैसे ही पीएम भी सबसे जरूरी सलाह इसी किचन कैबिनेट से लेते हैं। ये ग्रुप संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन असलियत में यही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि पीएम इनकी बात सबसे ज्यादा सुनते हैं। क्या तुम जानना चाहोगे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में असली फर्क क्या होता है और उनकी पावर में कितनी दूरी होती है?